ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। ऐसा रिलेशन अगर ए का बी के साथ ए का बी के साथ रिलेशन मौजूद है तो बी का ए के साथ भी अगर उसके अंदर रिलेशन मौजूद है तो इसका मतलब है दोनों हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, दैट इज़ इस पेयर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इफ़ ए इज़ इन रिलेशन विद बी देन एंड बी इज़ इन रिलेशन विद ए ओनली इफ ए इज़ इक्वल टू बी। तो इसमें हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे R4 है। तो R4 को अगर हम देखें तो 1 का 1 के साथ मौजूद है। तो अगेन अगर आप इसको देखें तो इस 1 का 1 के साथ भी मौजूद है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मतलब ये वही रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा जिसमें अपने साथ रिलेशन मौजूद होगा। हेयर द रिलेशंस R4 की हम बात कर रहे थे। R4 आर एंटी सिमेट्रिक बट R3 इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक बिकॉज 2,3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3,2। R3 की अगर आप बात करें तो वो कहता है कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 तो मौजूद है इसमें और 3 2 भी मौजूद है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये वाला रिलेशन जो है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काउंटिंग रूल है, काउंटिंग एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। काउंटिंग एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, तो कितने एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं? ये होते हैं 2 पावर n इंटू n प्लस 1/2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट्स ए टू बी वेयर ए इज़ इक्वल टू बी। ये 9.1 में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, ये सेम उसी पैटर्न पे आपने लिख लेनी है। इसके बाद है ए डिवाइड्स बी, ये वाला न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। जैसे ओके स्टूडेंट्स, ये इसका एक सोल्यूशन मौजूद है। तो ए बी में एलिमेंट्स थे 0 से लेके 4 तक, और बी में जो आपके पास एलिमेंट्स थे वो थे वो भी आई गेस 0 से 4 थे। आपने इसको चेक कर लेना तो क्वेश्चन में से जो हमारा मेन काम है वो ये है कि ए और बी के दरमियान रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब पहले वाला जो है वो दूसरे को डिवाइड करेगा। ए फर्स्ट प्लेस पे ना, पहले वाला दूसरे को डिवाइड करेगा। तो आपने बात याद रख लेनी है कि 1 हमेशा हर नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 आपने सबके साथ लिख लिया, 1 हमेशा हर नंबर को डिवाइड करता है। आपको पता है 1 2 को भी डिवाइड करता है। 1 को अगर आप 1 को बाहर रखें 2, तो 1 2 टाइम्स 2 आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, ठीक हो गया। इस तरह से अगर आप 2 की बात करें तो 2 जो है हर नंबर 0 को डिवाइड करता है, ठीक है। दो बातें आपने याद रख लेनी है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है और हर नंबर जो है वो 0 को डिवाइड करता है। यहाँ पे देखें ना कि 2 जो है क्या 0 को डिवाइड करता है कि नहीं, 0 टाइम्स जाएँ तो हर नंबर ही 0 हो जाता है। इसका मतलब है हर नंबर जो है वो 0 को डिवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे 2,2 आ गया, तो आपको पता है कि 2 हमेशा 2 को डिवाइड करता है। 1 टाइम जाता है 2,4 आ जाएगा क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है। इसी तरह से 3,0 3,0, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया सेम उसी पैटर्न पे ये आ जाएगा। फिर 3,3 है, 3 3 को डिवाइड करता है। 4,4 4 4 को डिवाइड करता है। मतलब हर नंबर जो है वो पहली प्लेस पे वो नंबर लेना है जो दूसरी प्लेस वाले नंबर को डिवाइड करे। तो इस तरह से आपने वो वाला रिलेशन लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज़ लेस दैन बी, मतलब पहले नंबर पे जो एलिमेंट है वो छोटा होगा, दूसरे नंबर वाला एलिमेंट बड़ा होगा। तो 0 तो सब में आ जाएगा क्योंकि 0 सबसे छोटा है, तो 0 वाले सारे पेयर्स इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा जिन पेयर्स में पहला नंबर छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा, जैसे 2,3 है, 2 छोटा होता है 3 बड़ा होता है, 1,3 है, तो ये सारे पेयर्स इसमें आ जाएंगे। अब ये है GCD ऑफ A, B इज़ इक्वल टू 1, मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर पे उनका पेयर बनेगा जिनके अगर आप GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जैसे अगर 2,4 है तो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो क्या है 2, क्योंकि 2 2 को भी डिवाइड करता है, 2 4 को भी डिवाइड करता है। तो आपने ऐसे नंबर लेने हैं जिनका GCD क्या हो 1 हो, मतलब उनमें कुछ भी कोई भी उनका डिवाइज़र ना हो। जैसे 2,3 ना तो 2 3 को डिवाइड करता है ना ही 3 2 को डिवाइड करता है।
ना ही इनके दरमियान कुछ भी कॉमन है। तो 1,1 हमने ले लिया, 1 के साथ सारे पेयर्स आ जाएंगे क्योंकि इनका जीसीडी जो भी पेयर लिखेंगे उसका जीसीडी क्या होगा, 1 ही होगा। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास 2,3 आ गया, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनको कोई एक नंबर डिवाइड नहीं करता, वो तमाम पेयर्स इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज़ इक्वल टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए आर रिफ्लेक्सिव। ये हमने एग्जांपल में अच्छे तरीके से कर लिया था, जिनके आपस में पेयर मौजूद है। जैसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं आपके पास, 2, 3, 6 है। तो जब 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 6, मतलब हर नंबर का अपने आप के साथ पेयर मौजूद हो तो उसको आप रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अदरवाइज़ आप इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 6 का 6 के साथ मौजूद नहीं है। कोई एक भी अगर अपने साथ पेयर नहीं आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन ए आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आई गेस 2 का किसी और नंबर के साथ है। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि R2 आपके पास 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ भी है, 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ भी होगा, 3 का 5 के साथ है, 5 का 3 के साथ भी है। मतलब पहले 3 और 5 फिर उसके बाद दूसरे नंबर से स्टार्ट होना होता है, इनकी जस्ट जगह चेंज कर देते हैं। पहले 5 आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 3 आ जाएगा, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो वो 3 नंबर्स पे बेस करता है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन हम बुक से देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब फंक्शन, एक फंक्शन जो होता है उसको हम नॉर्मली स्मॉल एफ से लिखते हैं, इस तरह से, एफ फ्रॉम अ सेट ए। ये सेट्स पे डिफाइन होता है, एक सेट एक्स है तो हम यहाँ पे फ्रॉम अ सेट एक्स और दूसरा सेट क्या है, वाई, इस तरह से एरो लगाते हैं और साथ में लिख देते हैं वाई। फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल और करस्पोंडेंस। ये एक रूल होता है विच असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन कैपिटल एक्स, मतलब इसके हर एलिमेंट को अ यूनिक एलिमेंट वाई इन कैपिटल वाई। इसके हर एलिमेंट को स्मॉल एक्स से हमने लिख दिया और हर एलिमेंट वाई को जो है वो स्मॉल वाई से लिख लिया। मतलब हर 2 पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने वाले हैं, हर एलिमेंट एक्स वाले को वाई का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है, मतलब वाई वाले एलिमेंट में कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन को इस तरह से हम ग्राफ के फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पे एफ लगा लिया, जो जो रिलेशन मौजूद है उसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है। इसके बाद इजी डेफिनेशन है फंक्शन की कि कैसे आप इसको जो है वो फंक्शन प्रूफ करेंगे। और फंक्शन की जो है वो डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके फर्स्ट वाले एलिमेंट, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स और एफ बी ए फंक्शन इफ वेरिएबल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एंड वाई इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप लिखते हैं ना वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो इधर अंदर वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं, और जो बाहर वाई वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है। द सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन आर प्री इमेज ऑफ द फंक्शन एफ। जो ये जो पहले वाला सेट होता है इसको डोमेन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, और जो दूसरे वाला सेट होता है उसको को डोमेन कहते हैं। द सेट बी इज़ कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। The set f of x such that x belongs to a is called the range of the function, the set of all images of f। मतलब जितने उसके इमेजेस आएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कोड डोमेन को कवर करें या ना करें, तो इसलिए आप इसको रेंज कहते हैं। फंक्शन के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। चलें नेक्स्ट आती है तो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 to 3, बी इज़ इक्वल टू दिस, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी द करेस्पोंडेंस विच असाइंस टू ईच एलिमेंट इन ए इट्स स्क्वायर इन बी। मतलब पहला एलिमेंट अगर आपने 1 लेना है, दूसरा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हमने कह दिया कि अगर 1 है
तो डोमेन में क्या है 1 2 3 है ना, तो तीनों एलिमेंट्स को आपने बारी बारी लिया। अगर यहाँ पे 1 लिखना है तो वो किसके इक्वल आएगा, उसके स्क्वायर के इक्वल। ये हमें कहाँ से पता चला, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ से हमने देख लिया। इसके बाद दूसरा एलिमेंट 2 था, 2 आपने लगा दिया, किसके इक्वल आएगा, उसके स्क्वायर के। तीसरा एलिमेंट 3 था, आपने 3 लगा दिया, किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर के। इसके बाद आपने देखा कि आपने एंटर कौन कौन सी वैल्यूज़ की हैं, वो एक ही वैल्यूज़ की हैं, तो 1 2 3, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3। रेंज जो इसके आंसर्स आए हैं वो आया है 1 4 और 9। तो चूंकि ये सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, ये जस्ट इसके आंसर्स हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। और इसकी को डोमेन क्या होगी, ये वाला पूरे का पूरा सेट। एंड को डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी। तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो किसके एलिमेंट होंगे, डोमेन वाले के होंगे, पहले सेट के होंगे। जो आपके पास जितने आंसर्स आ रहे हैं वो क्या हैं, वो को डोमेन है। और जितने दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आपकी रेंज है। इसी तरह से जो फंक्शन डिफाइंड होगा हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है पोलिनोमियल फंक्शन। कौन सा वाला, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई भी पावर जो है ना वो नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इसमें ये रूल है, ये सिर्फ इक्वेशन की तरह का ही होता है, लेकिन पावर इसमें नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में देखें तो वो जिस तरह से आपके पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, ax प्लस बी, तो इसकी फंक्शन की भी यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है कि हर एलिमेंट को अपने ऊपर ही मैप कर देता है, मतलब उसका वही आंसर आता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जो भी वैल्यू पुट करें आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे अगर आपने फंक्शन को डिफाइन ही ये कर लिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3, तो एक्स की जगह पे जो भी पुट करेंगे राइट साइड पे, चूँकि एक्स मौजूद ही नहीं है तो 3 को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन, और इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is called 1 to 1 if distinct elements in a has distinct images in b. और a function is called 1 to 1 अगर distinct elements से मुराद अगर दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। इमेजेस कैसे लिखते हैं, सिंपल आप f लिखते हैं और अंदर जो भी वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं, इसको आप कहते हैं इमेज। ठीक है, तो इसके इमेजेस आपने लिख दिए एफ ऑफ एक्स 1 और एफ ऑफ एक्स 2, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल की थी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 और 2 चूँकि आपस में इक्वल नहीं है, इनके जो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 4, तो आंसर्स भी आपस में इक्वल नहीं है। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन आपने देखा, इसको आप 1 to 1 कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, द फंक्शन फाइव हमने कह दिया, एफ कह सकते हैं, कोई भी नाम उसको दे दें, इज़ गिवन बाय, हमने ये फंक्शन जो है ना इस फॉर्म में दिया है। अब हमने बताना है इज़ नॉट 1 to 1 एज द इमेजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स 1 and 3 आर नॉट डिफरेंट। वो कहता है 1, ये जो पहले नंबर पे होता है ये एलिमेंट होता है, जो दूसरे नंबर पे होता है वो उसका इमेज होता है, 1 और 2। ठीक है, 1 का इमेज क्या है 2, और 3 का इमेज भी क्या है 2, मतलब 2 इज़ इक्वल टू 2। और ये किसके इमेजेस हैं, एक 1 का है और एक 3 का है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। तो चाहे ये वाले आपस में इक्वल ना हो या फिर ये वाले, दोनों में से कोई एक आपस में इक्वल ना हो तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। तो बहुत आसान तरीका है 1 to 1 चेक करने का। आपने देखना है कि कहीं पे दो एलिमेंट सेम हैं, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, और ये वाले जो एलिमेंट है ये डिफरेंट है, तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। इसी पैटर्न पे हमने जी कहा कि 1 है, इसी तरह से 2 का 5 के साथ है, मतलब डोमेन अगर 2 है तो आंसर क्या आ रहा है 5, डोमेन अगर 3 है तो आंसर क्या आ रहा है 4, मतलब उसका जो इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है 4। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट हैं, इट मीन्स फंक्शन क्या है 1 to 1 फंक्शन है। अब 1 to 1 फंक्शन इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। काउंटिंग 1 to 1 फंक्शंस, कितने टोटल 1 to 1 फंक्शंस होंगे, तो ये हमारे पास एक काउंटिंग रूल है, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अल्टरनेट नेम्स भी आपको आने चाहिए। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी
is the image of some element of A. Our function is called onto. If for B belongs to capital B, there exists at least one element A in capital A such that f of A is equal to B. अब देखें onto में मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ कि इफ़ f of x is equal to y, तो पहले तो आप ये कहते हैं ना कि x के लिए y है। अब हम कह रहे हैं कि अगर y है तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई ना कोई x मौजूद होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। For example, let a is equal to 1 to 3, b is equal to this. A function is given by function हम पेयर की फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर सिंपल आप f of x की फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने दी। इज़ 1 to 1, ये वो कहते हैं कि ये 1 to 1 है बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ b के कौन से एलिमेंट है, 4 है, 4 के लिए 1 आ रहा है, 5 है, 5 के लिए 2 आ रहा है, 1 है, 1 के लिए 3 आ रहा है। दूसरी बात जो आपने ऑब्जर्व करनी है, ये सारे पहले वाले एलिमेंट किस में से होने चाहिए, ए में से। तो 1 2 और 3 ए में मौजूद है, तो इसलिए आपने कह दिया फंक्शन क्या है, ऑन टू है। नेक्स्ट हमारे पास ये काउंटिंग रूल है ऑन टू फंक्शन के लिए। इसके बाद हमारे पास है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो उस फंक्शन को आप कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू हो, मतलब एट अ टाइम दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद ये कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि अगर f 1 to 1 है तो n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, किस में, ये जो अंदर सेट लिखा हुआ है a, मतलब अगर फंक्शन 1 to 1 होगा तो पहले वाले सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो या तो दूसरे सेट के एलिमेंट्स की तादाद के से लेस होगी या फिर इक्वल होगी, दोनों में से कोई एक होल्ड करेगा। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो पहले वाले में ये जो इनइक्वालिटी वाला साइन है ये ऑपोजिट हो जाता है। अगर फंक्शन दोनों हो, मतलब 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो देखें दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपके पास इक्वालिटी रह जाती है। काउंटिंग 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस के कितने फंक्शंस में ये दोनों रूल्स एट अ टाइम होल्ड करते हैं, तो ये यहाँ पे ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शन आपने ऑलरेडी इनके ग्राफ भी बनाए हुए थे, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 में जो है ना वो इनके ग्राफ किए थे जब आपने की थी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर फंक्शन सेम है, एक ही पैटर्न पे हैं ऑलमोस्ट। इसका भी ग्राफ एक लाइन बनता है और लीनियर जो इक्वेशन थी उसका भी ग्राफ एक लाइन बनता था। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो हमने ग्राफ बना लेने हैं। ग्राफ बनाने के वही रूल्स हैं जो हमने चैप्टर 1 में किए थे कि जो भी आपके पास फंक्शन मौजूद हो, जो भी आपके पास फंक्शन मौजूद हो, आपने एक्स की अपनी मर्ज़ी से कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है, जो आंसर आते जाएंगे उनको आपने वाई का नाम दे के वहाँ पे पेयर की फॉर्म में उनको लिख लेना है, पॉइंट की फॉर्म में वहाँ पे लगाते जाना है। एट द एंड आपने तमाम पॉइंट्स को कंबाइन कर लेना है, तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि अगर फंक्शन ये है तो आपने कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे पहली वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करनी है वो है f of -2। तो यहाँ पे देखें x था, अब यहाँ पे क्या है, -2। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे आपने -2 रिप्लेस कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज है 9.3। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड f of 0। आपने f of 0 फाइंड आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइड में 0 लाया करेगा। जैसे दो पार्ट्स में इसको ब्रेक किया हुआ है, एक x ग्रेटर देन 3, मतलब वो तमाम वैल्यूज़ जो 3 से बड़ी हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसमें तो 0 नहीं आएगा। वो तमाम वैल्यूज़ जो 3 से छोटी हैं तो इसमें 0 आएगा। इट मीन्स आपने f of 0 कैलकुलेट करने के लिए पहले फंक्शन का पोर्शन डिसाइड करना है। तो अभी आपको पता चला आपने ये वाला पोर्शन लेना है 4x + 7। तो जहाँ पे x है 4x + 7, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 + 7 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है। सेम इसी पैटर्न पे f of 2 कैलकुलेट करना है। तो आपने नोटिस करना है कि 2 कौन सी साइड पे लाई कर रहा है। एक आपके पास x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े सारे नंबर्स आएंगे, तो ये वाला तो आपने नहीं लेना। इसका मतलब है अगेन आपने ये वाला फंक्शन लेना है, लेकिन अब की बार x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 आपने पुट कर देना है। इसके बाद f of 10 है, उसके लिए आप सेकेंड फंक्शन को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं, इनको हम वहाँ से सॉल्यूशन से देख लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए।
if f and g are two functions from set R to capital R such that f of x is equal to x plus 1, g of x is equal to this। अब आपने ये कैलकुलेट करना है f प्लस g ऑफ 5, इसको कहते हैं जो ब्रैकेट लगी होती है ना उसको कहते हैं ऑफ 5। इसका मतलब सबसे पहले आपने इन दोनों फंक्शन को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। पहले नंबर पे f था, आपने f की वैल्यू लिख ली, दूसरे नंबर पे g था, आपने g की वैल्यू लिख ली, फिर आपने इनको किया ऐड कर लिया। ठीक हो गया। ऐड चाहे आप पहले कर लें, ऐड करने से क्या बनेगा 3x प्लस 9, उसके बाद बाहर लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 पुट करना है। एक्चुअली ये वही फॉर्म है ना f ऑफ x वाली, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये दो फंक्शंस आ गए हैं और x की जगह पे यहाँ पे 5 आ गया है। इट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 5 पुट कर देना है। ये क्या बनेगा 3 इंटू 5 प्लस 9, 15 प्लस 9 24, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम इसी पैटर्न पे आपके बार आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और इसके बाद आपने डिवाइड कर लेना है f ओवर g। तो डिवाइड आपने ऐसा सच करना नहीं है, सिंपल डिवीजन में जहाँ जहाँ आपके पास वेरिएबल होगा उसकी जगह पे आपने ये x वेरिएबल से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे अंदर मौजूद होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। जो आंसर आएगा उसको आपने डिवीजन के फॉर्म में लिख लेना है। स्टार्ट में आपने डिवाइड नहीं करना, उससे आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1 और नॉट। तो सबसे पहले देखें कि आपने फंक्शन डिफाइन किस तरह से किया हुआ है। पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी और डी। ए के लिए हमने कह दिया आंसर 4 आएगा, बी के लिए कह दिया 5 आएगा, सी के लिए हमने कह दिया तीसरा एलिमेंट है, सी के लिए 1 आएगा और डी के लिए हमने कह दिया 3 आएगा। तो आप देखें कि पहली बात तो ये कि ये इसको हमने ना इस फॉर्म में लिख लिया है, इमेज के फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये फंक्शन 1 to 1 है। 1 to 1 कैसे है कि अगर ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ए वाले का आंसर 4 है और बी वाले का आंसर क्या है 5 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है और ये हर पेयर के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 to 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 to 1 आर नॉट, सेम वही एग्जांपल है, ये आपने खुद कर लेनी है। उसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस 1 to 1 फंक्शंस। तो ये यहाँ पे आपके पास वो तमाम रूल काम आएंगे जो आपने अभी देखे होंगे। यहाँ पे आपके को एक फैक्टोरियल की नोटेशन नज़र आ रही है, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है, इसको आप एक्सपेंड करते हैं, ये इज़ इक्वल टू होता है, पहले n लिखते हैं, फिर उसमें से एक नंबर कम लिखते हैं, फिर इसमें से एक नंबर कम, पहले -1 था फिर -2 हो गया, फिर -3 कहाँ तक चलते हैं 3 to 1 तक। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को पहले नंबर पे आप 5 लिखेंगे, फिर उससे एक नंबर कम क्या बनेगा 4, फिर 4 से एक नंबर कम क्या बनेगा 3, 3 से एक नंबर कम 2, 2 से एक नंबर कम 1। फिर इन तमाम को आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये वाली जो इस तरह से जो सिंबल है इसको कहते हैं फैक्टोरियल और n के साथ है तो कहते हैं n फैक्टोरियल। तो ये फार्मूले के अंदर वही वैल्यूज़ पुट है, ये आपने एज इट इज़ फार्मूले देख के तो उसमें कर लेना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, ये सिंपल उनके काउंटिंग रूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एस ये मौजूद है, फाइंड एफ ऑफ 3। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, मतलब एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 होने से मुराद ये है कि एक्स की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप देखें 3 भी पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अच्छा यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 5 एक दफ़ा इसका क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। जी बेटा यहाँ पे 5 नहीं था, एफ ऑफ एस था। हमारे पास एस ये है, आपने फाइंड एफ ऑफ एस निकालना है, मतलब हर एलिमेंट का इमेज निकालना है। कब, जब एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है। तो -1 भी पुट करेंगे 1 आएगा, 0 भी पुट करेंगे 1 आएगा, 2 भी पुट करेंगे 1 आएगा, कोई भी नंबर पुट करेंगे यही आएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा और +1, आंसर क्या आएगा -1। फिर 0 पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1। अब हमने पूरे एफ ऑफ एस का इमेज निकालना था, तो हर पॉइंट के बाद आप कॉमा लगा देंगे और इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है।
जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन होता है जो दो फंक्शंस पे आप अप्लाई करते हैं, मतलब दो फंक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसको आप कहते हैं कंपोजिशन। इन्वर्स कहते हैं अपोजिट। ठीक हो गया। कंपोजिशन की बात करें तो आपके पास ये एक्सरसाइज है इसकी कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। इसको आप कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, एफ़ के साथ ये छोटा सा ओ लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं नॉड। ठीक हो गया। उसके बाद जी लिखा हुआ है, एफ़ नॉट जी ऑफ एक्स, इसको इस तरह से लिखते हैं। नॉट की जगह पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं और अंदर क्या आ जाता है, जी ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद पहले आपने अंदर क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स हम पुट करते हैं, क्या आएगा, एफ ऑफ 3/x के रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ दिस। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ ये एक्सप्रेशन लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जितने कंपोजिशन फंक्शंस हैं ये ऐसे ही आएंगे। जो पहले नंबर पे मौजूद है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, पहले दूसरे वाले की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है, एफ नॉट जी ऑफ एक्स मौजूद है, लेकिन इसके बाद अब क्या है यहाँ पे ये पेयर्स की फॉर्म में है, लेकिन रूल वही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है। इसी तरह से अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, आपने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपने एक रूल याद रखना है। सबसे पहले तो आपने एफ ऑफ एक्स को लिख लेना है वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें वाई इज़ इक्वल टू है, तो आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है। तो यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप कहते हैं इन्वर्स। लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने x से रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे आपने f इन्वर्स लगा देना है। एक्चुअली ये क्या होता है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। डिवाइड होने की वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। f1 ऑफ y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की जगह पे आपने f इन्वर्स ऑफ y पुट कर देना है और जहाँ पे ये y है उसकी जगह पे आपने x पुट कर देना है। तो इस तरह से आपके पास ये इन्वर्स आ जाएगा। इसका मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, अगर यहाँ पे आंसर मौजूद है तो ये है, ठीक है, x-1। एक्चुअली आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 आया था ना, तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1 था, लेकिन लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि जहाँ पे y होगा वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, x। तो आंसर आ गया x-1। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन के साथ किया है, क्वाड्रेटिक के साथ भी हमने किया है। तो आप करते क्या थे, जैसे अगर आपके पास ये है, इसका आपने ग्राफ बनाना है तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ 0 + 1 2 3 कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते थे और वहाँ से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल के साथ करके आए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो कोई अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आपने पूछ लेना है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो ब्रैकेट्स इस तरह से लगी हुई हैं ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, वो मैं आपको बात बता देती हूँ। अगर तो ब्रैकेट्स इधर हो, नीचे की तरफ हो, इसका मतलब होता है नीचे वाला नंबर। अगर तो ब्रैकेट ऊपर की तरफ हो, इसका मतलब होता है ऊपर वाला नंबर। अब ये नीचे ऊपर वाला कौन सा नंबर होता है, जैसे अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर एग्जैक्ट आपके पास कोई नंबर मौजूद है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो उसका आंसर जो है ना वो एज़ इट इज़ वही आएगा। मतलब अगर कोई नंबर मौजूद है, ब्रैकेट चाहे ये वाली आ जाए, चाहे ये सिंगल साइड ऊपर की तरफ आ जाए, चाहे ये नीचे की तरफ आ जाए, तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा अगर उसमें पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर उसमें पॉइंट इन्वॉल्व है, जैसे फ़र्ज़ किया यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1 और यहाँ पे आ जाता है 2, दरमियान में आ जाता है 0.5 और 0.5 का आपने ब्रैकेट फंक्शन, इसको कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन। अगर आपने ये नीचे वाला निकालना है तो 0.5 से पहले क्या है, यहाँ पे 0 आएगा। 0.5 से पहले क्या है, 0 है, तो इससे मुराद ये होता है उससे पीछे वाला।
तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और अगर आपने ब्रैकेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करनी है, मतलब इस तरह से ब्रैकेट है, इससे मुराद होता है उससे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हमारे पास 1 होता है, मतलब उसके बाद एग्जैक्ट जो नंबर होता है 0.5 के फौरी बाद क्या आता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से नेगेटिव में देखें तो -2 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे ब्रैकेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो -2 आपने ये लाइन ड्रा कर लेनी है, आपको पता चले कहाँ पे लाई करता है, -2 इधर होता है, -3 इधर होता है, और ये नंबर यहाँ पे करके कहीं पे है। और आपके पास ब्रैकेट कौन सी है, ऊपर वाली, मतलब आपने इससे बड़ा नंबर लेना है, तो आपको पता है नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है उतना बड़ा आता है, तो आंसर क्या आएगा -2। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने इस तरह से करके उसके तमाम पॉइंट्स बना लेने हैं और लास्ट में उसको कर लेना है पुट, तो आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही ये वाला चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8, लास्ट वाला, उसका 1 या 2 जो थे वो डेफिनेशंस रह गई थी, उनको हम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 8.5 जो है ना वो हमने क्लास में कर ली थी, लेकिन अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 8.5 ये किससे रिलेटेड है। ये हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया मींस बाहर जो सरफेस है, जैसे अगर आप फुटबॉल देखते हैं ना, फुटबॉल के बाहर वो जो पूरा गोल सा वो एक शेप बनी होती है, वो जो बाहर वाला एरिया होता है उसको कहते हैं सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कहते हैं उसके अंदर जो मौजूद होता है, ठीक है। जैसे आपने सिलेंडर देखा होगा, आप गैस वगैरह रिफ़िल करवाते हैं, उसके अंदर जो आता है उसको वॉल्यूम कहते हैं, जो उसके बाहर का एरिया होता है उसको आपके कहते हैं सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसके लिए आपने जो भी शेप होगी उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। जैसे अगर आप सफ़ियर की बात करें तो सफ़ियर में जो होता है वो आर रेडियस, क्योंकि सर्कल की तरह का होता है तो रेडियस होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या होता है वो भी आर होता है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2r होता है, उसको आप 8 से कहते हैं 2r होता है। इसके बाद आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर आपके पास ये वाली शेप में होता है, आपने डिफरेंट टाइप के देखे होंगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसको कहते हैं 2πr/h। तो जो सफ़ियर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। ये फार्मूले अब आपने खुद याद रखने हैं। उसके बाद जस्ट आपके पास आर मौजूद होना चाहिए, वैल्यू पुट कर लेंगे। हाइट मौजूद होगा, आर मौजूद होगा, वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हेमिस्फीयर आ जाता है। हेमिस्फीयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, हेमी से मुराद हाफ होता है, मतलब जैसे सफ़ियर का जो वॉल्यूम था वो 4/3πr³ था, तो हेमी से मुराद इसको 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपने 1/2 साथ में लिख लिया। नेक्स्ट 8.5 है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हुई थी। इसके बाद आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पैरामिड्स एंड प्रिज्मास, ठीक है। इनके भी आपने फार्मूले याद कर लेने। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, पिरामिड क्या होती है। A 3D shape with a flat polygon base and 3 or more triangular faces। उसके कितने ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, 3 या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। कवरिंग द टॉप कॉल्ड अ पैरामिड, उसको ऐसी शेप को आप क्या कहते हैं पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी बेस जो है वो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में आपने ट्राइंगल भी पढ़ी हुई है, अगर ट्राइंगुलर बेस होगी तो उसको आप ट्राइंगुलर पैरामिड कहेंगे। अगर स्क्वायर भी तो पॉलीगॉन थी ना, स्क्वायर बेस होगी तो स्क्वायर पैरामिड कहेंगे। अगर मतलब जोन सी बेस होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंट नेम्स असाइन कर देंगे। इसके बाद है ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपने याद रखनी है। सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड्स क्या होता है 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट। आपको पता है पैरामिड अभी हमने देखा कि ट्राइंगल की शेप में है, तो उसमें वो टिल्टेड हाइट टाइप होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको देख लेना है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड, तो ये तमाम फार्मूले आपने याद करने हैं। उसके बाद वैल्यूज़ गिवन होंगी, सिंपली आपने पुट करना है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड ऑफ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर एच आपके पास दिया हुआ है, और बेस लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर बी दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ये फार्मूला था, आपने यहाँ पे निकालना क्या था सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड, ठीक हो गया।
एरिया ऑफ एनी पिरामिड क्या होता है, एरिया ऑफ बेस स्क्वायर पिरामिड है तो बेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब जितनी उसकी लेंथ दी हुई है ए स्क्वायर, एक साइड की जो लेंथ। एरिया ऑफ ऑल लेटरल फेसेस क्या होगा, यहाँ इतनी मुश्किल में जानने से बेहतर है आप डायरेक्ट उसका ये वाला फार्मूला याद कर लें, बी स्क्वायर प्लस 4 1/2 बी एस, बी फॉर बेस और एस क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ स्लेंट ट्राइंगल। तो फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास खुद ब खुद आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप पिछला पूरा कवर कर लेते हैं तो इन तमाम पे ही ये बेस करता है और ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ठीक हो गया। कोई अगर आपका इशू हो, ये एमसीक्यूज़ तो हमने वैसे ही नहीं करने हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब हमारे जो पेपर पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज़ इंक्लूड नहीं होते। मज़ीद अगर आपको कोई इशू हो, कुछ आपने डिस्कस करना हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा सिलेबस जो है वो वाइंड अप हो गया है। इसमें जो वो कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स है वो आपको मैंने ऑलरेडी टॉपिक असाइन किया हुआ है, वो आपने कर लेना है वो वाला भी टॉपिक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।